कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न झुकेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। पूरा बच्चन परिवार इन दिनों संकट से घिर गया है। परिवार कोरोना महामारी की चपेट में है। पहले महानायक अमिताभ बच्चन, उनके बेटे अभिषेक बच्चन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सारा देश उनकी सेहत के लिए दुआएं करने लगा। उसके बाद आज ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। इसके बाद तो परिवार पर संकट और गहरा गया। हालांकि जया बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आप देख सकते हैं परिवार के 5 सदस्यों की तस्वीर, जिनमें केवल जया बच्चन को छोड़कर सभी पॉजिटिव आए हैं। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन पहले ही कोरोना संक्रमित थे और आज बाकी लोगों की रिपोर्ट आई, जिसमें ऐश्वर्या राय, बेटी आराध्या, उनको भी कोरोना संक्रमण ने घेर लिया है, जबकि जया बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उनके घर जलसा को सील कर दिया गया है। सैनिटाइजेशन के लिए बीएमसी की टीम अंदर मौजूद है और अब सैनिटाइजेशन के बाद ही उसको खोला जाएगा। इसके अलावा घर के बाकी स्टाफ से भी बातचीत करने के लिए बीएमसी कर्मचारी पहुंचे और अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। खुद अमिताभ बच्चन ने ट्विटर के माध्यम से पोस्ट करके ये लिखा था कि जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो सभी अपना टेस्ट करा लें, अपना ध्यान रखें। तो बीते 10 दिनों में जो भी कोई अब परिवार के संपर्क में आया है वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी अब प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। तो बच्चन परिवार इस वक्त कोरोना के अग्निपथ पर है। जया बच्चन को छोड़कर परिवार के बाकी 3 सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। बच्चन परिवार के साथ साथ अभिनेता अनुपम खेर घर पर भी कोरोना ने दस्तक दे चुका है। इस बात की जानकारी खुद अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर दी है। अनुपम खेर ने बताया है कि कुछ दिनों से उनकी मां दुलारी की तबीयत खराब थी, उन्हें भूख नहीं लग रही थी और वो सोती रहती थी। डॉक्टर्स की सलाह पर उन्होंने अपनी मां का ब्लड टेस्ट कराया, जिसमें सब कुछ ठीक निकला। बाद में सीटी स्कैन कराया गया, जिसमें टेस्टिंग के दौरान उनमें कोरोना के लक्षण मिले। और फिर अनुपम खेर और उनके भाई राजू ने भी अपना कोरोना टेस्ट कराया। रिपोर्ट में अनुपम नेगेटिव पाए गए, जबकि उनके भाई का टेस्ट रिजल्ट माइल्ड कोविड-19 पॉजिटिव आया है। इसके बाद राजू की फैमिली का भी कोरोना टेस्ट हुआ। इसमें अनुपम खेर की भाभी यानी कि राजू की पत्नी और भतीजी वृंदा माइल्ड कोरोना सिम्टम्स के साथ पॉजिटिव पाए गए, जबकि भतीजा नेगेटिव आया है। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरी माँ, जिन्हें आप दुलारी के नाम से जानते हैं, उन्हें भूख नहीं लग रही थी, कुछ भी नहीं खा रही थी और सोती रहती थी। तो हमने डॉक्टर की सलाह पर उनका ब्लड टेस्ट करवाया, जिसमें सब कुछ ठीक निकला। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इनको सिटी स्कैन सेंटर ले जाइए और वहाँ पर इनका स्कैन करिए। तो हमने स्कैन करवाया, जिसमें उनका कोविड पॉजिटिव माइल्डली निकला। तो जाहिर सी बात थी कि मैं और मेरा भाई उनके साथ थे, तो फिर मैंने भी अपना और राजू ने भी, मेरे भाई ने भी अपना सिटी स्कैन करवाया, और जिसमें राजू माइल्डली पॉजिटिव निकले और मैं नेगेटिव था। फिर हमने उनकी फैमिली को भी बोला, मेरी भाभी रीमा, मेरी भतीजी वृंदा और मेरा जो भतीजा है प्रणित, उनका भी सिटी स्कैन करवाया, जिसमें मेरी भाभी और मेरी भतीजी पॉजिटिव निकले माइल्डली, और मेरा जो भतीजा है प्रणित वो नेगेटिव निकला। इसके बाद आई टुक माई मदर टू कोकिला बहन हॉस्पिटल। दे वर वेरी ग्रेशियस एंड हेल्पफुल इनफ टू एडमिट माई मदर देयर, एंड माई ब्रदर एंड हिज फैमिली हैज़ क्वारंटीन देमसेल्व्स इन देयर होम। मैंने बीएमसी को इन्फॉर्म कर दिया है एंड बीएमसी हैज़ बीन वर्किंग अमेजिंगली एफिशिएंटली। वो मेरे भाई के घर गए हैं, उनको वो भी सैनिटाइज करेंगे। और मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आप सब लोगों को इन्फॉर्म करूं कि आपके घर में आपके किसी सदस्य को, खासकर आपके माता पिता को, अगर भूख नहीं लग रही है तो एक बार उनका टेस्ट करा लीजिए, बिकॉज़ हम बहुत देर तक ये सोचते रहे कि भूख क्यों नहीं लग रही है। एंड डॉक्टर्स आर डूइंग अमेजिंग वर्क। मेरा कल प्रैक्टिकल रूप से डॉक्टर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, एंड अमेजिंग, द मेडिकल स्टाफ इज़ डूइंग सच अमेजिंग वर्क। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। मैं आप सब लोगों को ये इन्फॉर्म करने के लिए मैंने वीडियो बनाया,
आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद जल्द ही मेरे परिवार को ठीक करेगा और मेरी दुआएं और मेरा प्यार सब लोगों के साथ है जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं। नमस्कार, थैंक यू। तो आपने अनुपम खेर को सुना। बात अब बच्चन परिवार की करते हैं। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन एक बार फिर से मुश्किल में हैं। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अमिताभ बच्चन की सेहत के लिए देश भर में दुआओं का दौर शुरू हो गया है। लेकिन खास बात यह है कि अमिताभ बच्चन एक ऐसे हौसले का नाम है, आज उन्हें कोरोना जरूर हो गया, लेकिन उन्होंने इससे पहले अपनी जिंदगी में और भी कई बड़ी बीमारियों को मात दी है। ये रिपोर्ट देखिए। ये दुआएं और पूजा पाठ उस जादूगर सुपरस्टार के लिए है जिसने हिंदी सिनेमा के सारे समीकरण ही बदल दिए थे। आखिरकार महानायक उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता। करीब 37 साल के बाद देश भर में एक बार फिर दुआओं के लिए वैसा ही मंजर देखने को मिला है जैसे कि कूली फिल्म के शूटिंग के वक्त एक्सीडेंट होने के बाद नजर आया था। हर कोई अमिताभ अमिताभ कर रहे थे। उनकी सेहत और जिंदगी की सलामती के लिए कहीं पूजा पाठ, कहीं हवन तो कहीं प्रार्थना और दुआओं का सिलसिला हर तरफ एक बार फिर उसी तासीर के साथ जारी है। तस्वीरें बताती है अमिताभ बच्चन को 77 की उम्र में भी जनता कितना प्यार करती है। उनकी फिल्मों और उनके किरदारों का आज भी कितना असर कायम है। सबसे बड़ा चीज़ है कि ये चीज़ हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दुख का पहाड़ गिरा है। दूसरा ये चीज़ है कि इन्होंने हम लोग कोरोना का हमेशा हम लोगों को चेतना दी, हम लोगों को बताया कि किस तरह कैसे से करना है। इस इलाज में उनको उन्होंने जो मजदूर प्रवासी भारतीय रहे, जो भी लोग थे, उनका सेवा करना और इस तरह से उनको हो जाने से हम लोग को बड़ा दुख है। और बाबा विश्वनाथ जी से, महामृत्युंजय जी से, माँ गंगा के किनारे के रहने वाले सभी लोग इनके प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो और वो अपने घर पर आए और हम लोग के बीच में आए। अमिताभ बच्चन को आज किसी फिल्म सीन में चोट तो नहीं लगी। हाँ, कोरोना जैसे महामारी की चपेट में जरूर आ गए हैं, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि इस हाल में भी फिल्मों के लिए काम करने का उनका जज्बा ही नजर आता है, क्योंकि संक्रमण के दौर में लोग रोजमर्रा के काम से जरा दूर ही रहने को मजबूर हैं। लेकिन बिग बी ने अपने काम को फोकस में बनाए रखा। हाँ, ज्यादातर घर पर ही काम किया, इसके बावजूद संक्रमण ने उन्हें जकड़ लिया। अमिताभ और अभिषेक दोनों का नानावटी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि डॉक्टरों ने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन फैंस में उनकी सेहत की खासी चिंता बरकरार है। मैं हवन कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन को जो कोरोना हुआ है, उनके बच्चे को हुआ है या उनके साथ जितने भी थे उनको सबका निगेटिव है और जल्दी से स्वस्थ हों, वो ठीक हों। गौरतलब है कि सिनेमा के पर्दे पर जिस तरह उन्होंने एक एक कर खलनायकों को ढिशूं ढिशूं करके धराशायी किया, निजी जिंदगी में बीमारियों को भी अपने हौसले से ध्वस्त करने में कामयाबी पाई। अमिताभ इसीलिए महानायक कहे जाते हैं। अमिताभ का इसीलिए दूसरा नाम विजय है। अमिताभ को इसीलिए शहंशाह कहा जाता है। अमिताभ को इसीलिए सिल्वर स्क्रीन का सिकंदर भी कहा जाता है। हम सबके प्रिय और हिंदुस्तान की धरोहर अमिताभ बच्चन जी, उनकी थोड़ी तबीयत खराब है। उनका कोरोना टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है, लेकिन हम सब आशान्वित हैं, वो बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। उनके चाहने वाले न सिर्फ हिंदुस्तान में हैं बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों हैं। हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोगों में मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी और अमिताभ बच्चन जी, इनसे ज़्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय आदमी कोई नहीं है। वो हमारे देश की धरोहर भी हैं, हमारी देश की शान भी हैं। बस ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे हो जाएं और अच्छे वो हो जाएं। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन अपनी लंबी चौड़ी पर्सनालिटी के दम पर हमेशा सामने वालों पर हावी होते रहे हैं, लेकिन उसी पर्सनालिटी के भीतर बड़ी बड़ी घातक बीमारियों ने भी अपना घर बनाया। लेकिन अमिताभ बच्चन ने इससे भी फाइट की।
और उनकी बुलंदी को भी ये बीमारियां डिगा नहीं सकी। अमिताभ बच्चन को सन 83 में घातक मुक्का लगा, प्राण जाते जाते बची, लेकिन प्राण बचाने के लिए करीब 200 लोग से जो 60 बोतल खून जमा हुआ था, उनमें एक हेपेटाइटिस बी से संक्रमित व्यक्ति का खून बिग बी को चढ़ गया था, जिसके बाद वे भी हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो गए। इसकी जानकारी करीब 18 साल बाद उन्हें हुई। साल 2012 में उनके लीवर का 75% संक्रमित हिस्सा काटकर अलग किया गया। बिग बी अब सिर्फ 25% लीवर के साथ जी रहे हैं। कूली के एक्सीडेंट के बाद दवाइयों के भारी डोज से उन्हें माइस्थेनिया ग्रेविस नामक बीमारी भी हो गई थी। यही नहीं, अमिताभ बच्चन खुद कह चुके हैं कि साल 2000 में उन्हें टीबी भी हुआ था। हालांकि उन्होंने समय रहते दवा ली और एकदम ठीक हो गए, लेकिन एक बीमारी उन्हें लंबे समय से चली आ रही है और वो है अस्थमा। ये एक ऐसी बीमारी है जो फेफड़ों से जुड़ी होती है। ऑक्सीजन सही तरह से फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती। यानी 77 साल के जिस अमिताभ बच्चन को आज हम कभी केबीसी तो कभी ताजा तरीन फिल्मों में पूरे जोश और होश के साथ काम करते हुए देखते हैं, तो समझा जा सकता है कि वह कलाकार कितनी ऊर्जा और हौसलों से भरा हुआ है। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि जिस महानायक ने बड़ी बड़ी बीमारियों को खल्लास किया है, वो संक्रमण के खिलाफ युद्ध करेंगे, कोरोना की जंजीर को तोड़कर, कोविड-19 के अग्निपथ पर चलकर और एक बार फिर विजय बनकर जल्द अपने करोड़ों प्रशंसकों के सामने आएंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे कौन बनेगा करोड़पति शो पर संकट आ गया है। वो लॉकडाउन के दौरान से वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, यानी उन्होंने अपने घर में कोरोना के सरकारी और प्राइवेट विज्ञापनों को शूट किया। साथ ही उन्होंने अपने घर पर ही केबीसी 12 के लिए भी शूट किया। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। इस मंच की नींव में ज्ञान की मजबूत मिट्टी है। यहाँ की हवाओं में प्यार बहता है और यहाँ सिर्फ पैसा ही नहीं, दिल भी जीते जाते। उम्र, जाति, धर्म, समाज, पैसा, भाषा, सारे बंधन यहाँ खत्म हो जाते हैं। अब सर मैं गर्व से कह सकता हूँ, जगदीश चाय वाले का बेटा बंधु आज देश के सबसे बड़े शो की हॉट सीट पर। महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे कौन बनेगा करोड़पति पर संकट आ गया है। जो आज तक केबीसी के मंच पर आ नहीं सके या जो इससे पहले खबर थी कि केबीसी 12 यानी कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग में देरी हो सकती है। कारण है अमिताभ बच्चन की उम्र। अरे भाई, सोनी लिव ऐप पर हर कुर्सी बनेगी हॉट सीट, हर मोबाइल स्क्रीन ये बनेगा कंप्यूटर। दरअसल कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण महाराष्ट्र सरकार ने 65 साल की उम्र से ज्यादा लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी है। ऐसे में अमिताभ बच्चन भी शूटिंग नहीं कर पाएंगे। सरकार की गाइडलाइन है कि 65 साल से अधिक उम्र के आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस को सेट पर आने की इजाजत नहीं होगी। ये आदेश जारी होने के बाद केबीसी 12 के निर्माता दुविधा में पड़ गए हैं। उन सवालों पर भी दो लाइफलाइंस गंवा देते हैं जिनका उत्तर एक लाइफलाइन के इस्तेमाल से भी मिल सकता था। तो मैं अपने कंटेस्टेंट से हमेशा यही कहता रहता हूं कि ध्यान रखिए, यहां सही सवाल पर सही लाइफलाइंस का चुनाव आपको इस खेल में बहुत दूर तक ले जाने में मददगार साबित हो सकता है। लाइफलाइन भी एक तरह का धन है। साफ है, जब तक महाराष्ट्र सरकार इस नियम में बदलाव नहीं करती है, तब तक अमिताभ बच्चन शूटिंग नहीं कर पाएंगे। बता दें कि केबीसी 12 के लिए सिलेक्शन की प्रक्रिया मई में ही शुरू हो गई थी। इनकी चारों लाइफलाइन जो है वो सुरक्षित हैं और ये जानते हैं कि धनालय की चोटी तक का सफर जो है बहुत लंबा है। इसलिए मेरा आग्रह है इनसे, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि ये आगे भी ध्यान से खेलते रहेंगे और कोई गलती नहीं करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका भवेश कुमार जी, एक बार फिर तालियों के साथ इनका स्वागत। लॉकडाउन के कारण अमिताभ बच्चन के घर से इस काम को शुरू कर दिया गया था। पूरी प्रोसेस सफलतापूर्वक होने के बाद अब शूटिंग की कवायद हो रही थी।
रिपोर्ट के अनुसार यदि सरकार के नियमों में बदलाव नहीं होता है तो केबीसी 12 के निर्माताओं के पास अमिताभ बच्चन को छोड़कर किसी अन्य होस्ट को लेने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं होगा। अमिताभ बच्चन के कारण जिस तरह से शो को नई ऊंचाइयां मिली हैं, ऐसे में निर्माता बड़ी दुविधा में है। और आगे बढ़े। वाह, क्या बात है, बहुत कुछ। उसके बाद फिर जब आप अपने काम में लग गए तो फिर आप अमेरिका भी गए, जो आपकी एक मन में एक भावना थी, एक आशा थी कि कभी हम अमेरिका जाएं, और वहाँ का माहौल आपको बिल्कुल अलग लगा। क्या अलग था वहाँ? अभिषेक बच्चन अपनी अपकमिंग फिल्मों की डबिंग के लिए बाहर निकल रहे थे, लेकिन अमिताभ घर से ही केबीसी 12 के प्रोमो और सवालों के लिए शूटिंग कर रहे थे। लेकिन बिग बी के फैंस केवल उनको ही देखना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में काफी पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं। बिग बी के बिना केबीसी की कल्पना नहीं की जा सकती। इससे पहले शाहरुख खान ने भी केबीसी को होस्ट किया था, लेकिन वे अमिताभ बच्चन को चुनौती नहीं दे सके। बता दें कि केबीसी के अब तक 11 सीजन आ चुके हैं। जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाया, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश होगी, बहुत खुश होगी कि मैं हार गया। लेकिन तुम जानते हो कि जिस वक्त मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, वो औरत जिस पर जुल्म बढ़ेगी उसकी पूजा बढ़ी, वो औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर घिस गया, वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, वो औरत आज जिंदगी और मौत की सरहद पर खड़ी है, और ये तुम्हारी हार है। हाँ, ये तुम्हारी हार है। केवल केबीसी सीजन 3 में शाहरुख खान ने शो को होस्ट किया था, लेकिन होस्ट बदलने से शो की रेटिंग में गिरावट आई थी। ये शो साल 2000 से 2007 तक पहले 3 सीजन के लिए स्टार प्लस पर प्रसारित हुआ था। साल 2010 से इसे बिग सिनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और शो सोनी टीवी पर प्रसारित हो रहा है। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक, सिल्वर स्क्रीन के शहंशाह, लेकिन सियासत में उनका जादू नहीं चल पाया। राजनीति उन्हें रास नहीं आई। 1984 में इलाहाबाद से सांसद तो चुने गए, लेकिन 3 साल में ही राजनीति को छोड़ना पड़ा। आज सियासत के नाम पर पत्नी जया बच्चन समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। देखिए ये रिपोर्ट। तक बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। ये वो दौर था जब सिल्वर स्क्रीन पर एक अभिनेता करीब 1 दशक से हर हिंदुस्तानी के दिलों की धड़कन बना हुआ था। उसके अभिनय की धमक के सामने हर कोई धराशायी था। सिर्फ रील रोल में ही नहीं, रियल जिंदगी में भी इस अभिनेता के हिम्मत और हौसले का हिसाब नहीं लगाया जा सकता था। फिल्म कुली का वो फाइट सीन, जिसके बाद इस अभिनेता को जिंदा रहने के लिए खुद से बहुत फाइट करना पड़ा। लेकिन ये फाइटर अभिनेता अस्पताल में मौत को भी मात देकर मानो वास्तविक नायक बन चुका था। इस अभिनेता का नाम अमिताभ बच्चन, सिल्वर स्क्रीन का एंग्री यंग मैन, बदलाव और बगावत का प्रतीक। तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श किस काम के हैं? तुम्हारे उसूल, तुम्हारे सारे उसूलों को गूंद कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती रवि। वक्त तेजी से बदल रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद से देश की सियासत में भी उथल पुथल मची थी। इस बीच 1984 का साल, इस अभिनेता की जिंदगी में भी अचानक बड़े बदलाव के संकेत मिलने लगे। शायद तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अमिताभ जैसा अभिनेता, जिसकी फिल्मी पर्दे पर तूती बोलती थी, वो अचानक नेता बन जाएगा। लेकिन वो दोस्त क्या जो संकट में अपने दोस्त के काम ना आ सके। अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी की दोस्ती जगजाहिर थी, इतनी प्रगाढ़ कि राजीव गांधी कभी अमिताभ से मिलने शूटिंग के सेट पर चले जाते थे। कहा जाता है कि ऐसे ही एक सेट पर राजीव गांधी ने अमिताभ को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। इंदिरा गांधी की मौत के बाद 1984 में अमिताभ बच्चन को ऐन वक्त पर
या यूं कहें नामांकन के आखिरी वक्त पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाकर इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया। अमिताभ का मुकाबला उस समय राजनीति के हैवीवेट कहे जाने वाले हेमवती नंदन बहुगुणा से था, जिन्हें इलाहाबाद में हराना नामुमकिन माना जाता था। तब अमिताभ के खिलाफ नारा लगाया जाता था, हेमवती नंदन इलाहाबाद का चंदन, दम नहीं है पंजे में, लंबू फंसा शिकंजे में, सरल नहीं संसद में आना, मारो ठुमका गाओ गाना। लेकिन बॉलीवुड के नायक अमिताभ के सामने सियासत के नायक बहुगुणा बुरी तरह हार गए। हालांकि हेमवती नंदन पहले कांग्रेस में ही थे, लेकिन इस वक्त वो लोक दल की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और पूरा विपक्ष उनके साथ था। फिर भी अमिताभ बच्चन ने हेमवती नंदन बहुगुणा को 1,87,000 वोटों के बड़े अंतर से हराया। कहते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा को इस हार से इतना सदमा लगा कि उसके बाद चुनाव ही नहीं लड़ा और फिर राजनीति से भी संन्यास ले लिया। कहा यह भी जाता है कि अमिताभ बच्चन की पॉपुलैरिटी के कारण इलाहाबाद में उस वक्त सबसे ज़्यादा 57% से भी ज़्यादा वोटिंग हुई। इसी चुनाव के दौरान एक वाकया ये भी है कि अमिताभ बच्चन को पड़े 4,000 वोट इसलिए कैंसिल हो गए थे क्योंकि इलाहाबाद की महिला मतदाताओं ने बैलेट पेपर पर मुहर की जगह लिपस्टिक का ठप्पा लगा दिया था। कहते हैं अपने चुनाव प्रचार के दौरान अमिताभ बच्चन का सामना जब हेमवती नंदन बहुगुणा से हुआ तो उन्होंने उनके पांव छूकर आशीर्वाद भी लिए। इसी दौरान अमिताभ का एक डायलॉग, मैं एक शून्य हूँ और इस शून्य को आपकी संख्या 10 गुना करेगी, बहुत चर्चित रहा। कहते ये भी हैं कि तब इलाहाबाद में बहुगुणा के सामने चुनाव लड़ने से विश्वनाथ प्रताप जैसी हस्ती ने भी मना कर दिया था। हालांकि अमिताभ बच्चन की सियासी पारी बहुत ही छोटी रही। उन्होंने सिर्फ 3 साल में ही सांसद पद से इस्तीफा दे दिया और हमेशा के लिए राजनीति से संन्यास भी ले लिया। उस दौरान बोफोर्स घोटाले में राजीव गांधी के साथ अमिताभ बच्चन का नाम घसीटे जाने से भी वो काफ़ी दुखी थे। सियासत छोड़ने के बाद अमिताभ कांग्रेस और गांधी परिवार से भी दूर होते चले गए। इस बीच अमिताभ फिर से फिल्मी दुनिया में मशगूल हो गए। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का उत्तर प्रदेश से सियासी नाता भी रहा है। अमिताभ बच्चन ने 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ा और वो भी उस शख्सियत के खिलाफ जिसको उत्तर प्रदेश की राजनीति और कांग्रेस का चाणक्य कहा जाता था और जिसके खिलाफ वीपी सिंह जैसे दिग्गज नेता ने तक चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। अमिताभ बच्चन ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को चुनाव में 1,87,000 वोटों से शिकस्त दी। लेकिन 3 सालों तक ही अमिताभ बच्चन लोकसभा सांसद रहे क्योंकि बोफोर्स तोप सौदे का जिन बाहर निकला तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन तब तक अमिताभ बच्चन की जिंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव आ चुका था और उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी तेजी से अपना एक मुकाम हासिल कर रही थी। इस पार्टी में अमर सिंह की बहुत बड़ी हैसियत हुआ करती थी। माना जाता है कि उस वक्त अमर सिंह जो कहते थे मुलायम सिंह वही करते थे। अमर सिंह की ही देन थी कि उन्होंने रुपहले पर्दे के तमाम लोगों को समाजवादी पार्टी से जोड़ा। इसी दौरान अमिताभ बच्चन के बुरे दौर में अमर सिंह ने उनके लिए बड़े काम आए। तब अमिताभ बच्चन ने भी सीधे तौर पर न सही लेकिन अपनी पत्नी जया बच्चन को समाजवादी पार्टी से जोड़कर परिवार में सियासत को जिंदा रखा। साथ ही अमर सिंह और मुलायम सिंह की मदद का कर्ज भी चुका दिया। जया बच्चन 2004 में राज्यसभा सांसद बनी और उसके बाद से कुछ वक्त छोड़कर वो लगातार समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। अमिताभ बच्चन भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही मुलायम सिंह के लिए कैंपेन करते हुए नजर आए। वैसे देखा जाए तो अमिताभ बच्चन की रगों में एक अभिनेता का खून दौड़ता है और राजनीति उन्हें कभी रास नहीं है। शायद इसीलिए जया बच्चन ने एक कार्यक्रम में कहा था कि अमिताभ राजनेताओं की तरह ना तो रह सकते हैं और ना ही उनकी तरह बोल सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि अमिताभ के लिए सिल्वर स्क्रीन और सियासत के बीच का फासला उनकी फिल्म अग्निपथ की तरह ही। शायद इसीलिए अमिताभ बच्चन ने भी सिल्वर स्क्रीन और सियासत के बीच के फासले को समझा और समय रहते उससे दूरी बना ली।
ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। लेकिन बच्चन परिवार का उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी से नाता जुड़ गया। जया बच्चन समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा की सांसद बनाई गई और मौजूदा वक्त में अमिताभ बच्चन भले ही उत्तर प्रदेश की सियासत में सीधे तौर पर सक्रिय न हो, लेकिन बच्चन परिवार का रिश्ता बरकरार है। कैमरा पर्सन मेहदी हसन के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। 24 घंटे